Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और आज हम एक न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ की पेडागोजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 100 की एक सीरीज रहेगी जो प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके लिए। और इसमें जितने भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आउट करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है समावेशी, यानी समावेशी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, उससे एक क्वेश्चन आपको मिलता है पेडागोजी में, चाहे वो हिंदी हो या मैथ हो या इंग्लिश हो या फिर ईवीएस हो। तो समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि दृष्टिबाधित छात्र है आपकी कक्षा में, तो वो आप उसकी आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। और जब क्लास कैसी है, इंक्लूसिव है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अब ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहे हैं उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर या शिक्षक अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके या उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। तो ये 4 ऑप्शन है हमें, और इन चारों में से कौन सा सटीक ऑप्शन रहेगा ये हमें जानना है। देखिए, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, बात अगर ये कहीं हम देखें कि ठीक है तो क्या अगर एक ही बच्चा है तो बिठा देते हैं, अगर 3-4 या बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या सबके पास कॉपरेट कराने के लिए बिठा देंगे, नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो हम करना चाहें तो 1-2 बच्चे के साथ कर सकते हैं, लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजना, तो ये इंक्लूसिव नहीं हो पाएगा। और उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देना या देकर हम करें तो ये भी इंक्लूसिव नहीं है। तो हमारा जो ये कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन कि शिक्षक अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना, मतलब कि जो है उनके बहुत सारे उनको जो साधन हैं वैकल्पिक, उसके मतलब पार्ट ऑफ, तो उनको हम यूज करें, उन बच्चों को भी हम काउंट करें उनके साथ, इंक्लूसिव ही क्लास में उनको हम वो शिक्षा दे सकें, वो ज्ञान दे सकें जो बच्चा एक नॉर्मल ले रहा है और एक स्पेशल भी वही ज्ञान लेने का हकदार है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका दूसरा आंसर है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, गणितीय प्रोसेस नहीं है। आप नहीं वाला क्वेश्चन हमेशा से बहुत ज़्यादा सही से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें हमें जो सही चीज़ें होती हैं वो और जो गलत चीज़ें उसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर होगा नहीं होगा। तो पहला जो कह रहा है पक्षांतरण यानी ट्रांसपोजिशंस, दूसरा है मानस दर्शन या विजुलाइजेशन, या कंठस्थ करना या मेमोराइजेशन, और फिर आंकलन करना या एस्टिमेशन। तो यहाँ पर कह रहा है गणितीय प्रोसेस यानी प्रक्रम नहीं है। तो देखिए, ट्रांसपोजिशंस, विजुलाइजेशंस और एस्टिमेशंस, लेकिन मेमोराइजेशंस जो आपका कंठस्थ करना है ये आपका एक गणितीय प्रोसेस नहीं है। गणित के कितने भी जो सवाल करते हैं आप, क्या वो मेमोराइज करते हैं? नहीं करते। उनके कॉन्सेप्ट को आप क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, कंठस्थ वगैरह नहीं करते। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा है संख्या और संख्या के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन ठीक है। तो ये बताना है। पहला कथन कह रहा है संख्या दैट मीन न्यूमेरल्स है, एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा बी कह रहा है एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं, समझते हैं इसको। देखिए, अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं हम। अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश का 1 है, हिंदी का 1 कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये 11 हो गया। 11 को मैंने हिंदी में जो 11 लिखा है तो इसको मैंने क्या करा, दूसरे न्यूमेरल्स क्या चेंज हुआ है उसका जो फाउंड, यानी इसका कह सकते हैं कि क्या है लिखने का तरीका, लेकिन नंबर तो 11 का 11 ही रहेगा ना। उसको हमने फाउंड, उसका जो एक प्रकार है वही तो चेंज हो रहा है। या फिर रोमन में हम लिख देते हैं 5, तो ये भी 5 ही रहेगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रतीक है। तो अब इसमें बताना है कि ए और बी बोथ इनकरेक्ट हैं, या ए करेक्ट है या बी इनकरेक्ट है। थर्ड कह रहा है बी करेक्ट है या ए इनकरेक्ट है। कह रहा है ए और बी बोथ आर करेक्ट हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए, बी जो है आपका करेक्ट है। कैसे? एक संख्या को विभिन्न संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया 5 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
अब 1 को ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब जो आप हिंदी की गिनती में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि ए इनकरेक्ट की संख्या की प्रतीक है जिस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला, यानी बी जो है इनकरेक्ट है और ए आपका ठीक है। तो बी आपका इनकरेक्ट है, ए आपका सॉरी बी जो करेक्ट है और ए जो है इनकरेक्ट है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका है पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप यानी मेजरमेंट में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन चुनिए। ये इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पियाजे के रिगार्डिंग और ये इसके कुछ पॉइंट है। पहला कह रहा है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, या आयतन के संरक्षण की समझ पर्यावरण द्रव्यमान संरक्षण से पहले आती है, या फिर भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या लंबाई के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है। तो हमें क्या बताना है कि हमें बताना ये था कि पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे ने, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है पियाजे की, नहीं पढ़ी तो आप मेरे में जाके CDP के सेक्शन में देख सकते हैं। और पियाजे की थ्योरी की वो कंजर्वेशन की बात करते हैं कि बच्चे को क्या है चीज़ ज़्यादा और कम में क्या होता है वो देख के पहचानता है। तो सबसे पहली बात कह दूं मैं यहाँ पर कि जो भार के संरक्षण की जो समझ है आयतन के संरक्षण से पहले आती है, यानी भार बच्चा वो पहले समझ जाता है आयतन से समझने से पहले, यानी आयतन का संरक्षण उसमें नहीं आ पाता है लेकिन भार का वो समझ जाता है। बच्चे पहले ही भापने लगते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा है, ये हल्की है, ये भारी का जो भार एक कॉन्सेप्ट है वो समझ जाते हैं। तो आपका जो फोर्थ का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, तो ये आपका जो 3 ऑप्शन है इनकरेक्ट है। वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, वैन हिले की थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है अपने, ये जो आप CDP का सेक्शन है, और एक है आपका पेडागोजी करके जो 2020, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये सारी वीडियो उसी सेक्शन में जाती है तो उसको आप देख सकते हैं। थ्योरी वैन हिले की थ्योरी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको आप जरूर देख लें एक बार। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं के संकेत करते हैं वह क्या है या वह है, तो संख्या की यानी कल्पना या नंबर कॉन्सेप्ट है, या प्लेस वैल्यू है, या जियोमेट्रिकल थिंकिंग है, या फ्रैक्शन है। तो देखिए ये जो बात करते हैं यह आपका ज्यामितीय चिंतन की बात करता है। किसकी बात करता है, ज्यामितीय चिंतन की बात करता है वैन हिले। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल कौन सा है, तो ये हम पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रयत्न त्रुटि विधि, या फिर चित्रांकन करना या कंठस्थ करना। दूसरा कह रहा है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या रट लेना, ये विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, या फिर कंठस्थ करना या अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। तो इन चारों में से हमें ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। समुच्चय में से कौन सा गणित के प्रश्न को हल करने का कौशल है। ओके, तो 6 का जो आंसर है आपका कौन सा बेटर होगा, देखिए विवेचन करना, चर आपका जो आंसर है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना। ओके, तो इसका आंसर जो है आपका ये वाला होगा। थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लग सकते हैं तो वो आप उसको जब बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCERT 2005 के अनुशासन के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम है। गणित पाठ्यक्रम क्या है इसके बारे में दिए हैं। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से समृद्ध होना चाहिए, या कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, या फिर छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो कौन सा इसमें से सटीक ऑप्शन रहेगा NCERT 2005 के लिए रिगार्डिंग गणित यानी मैथ के रिगार्डिंग कौन सा रहेगा, तो ये आपको बताना। देखिए हम NCERT हमारा सबसे पहली बात ये कहता है कि कोई भी बात हो स्टडी से रिलेटेड, वो आपको बच्चे को क्या करना चाहिए, उसके प्रतिदिन यानी जीवन से जोड़ना चाहिए। तो अगर कहीं भी ऑप्शन आपको लगता है किसी रियल लाइफ से अटैच करके उससे ऐड करके उसे कुछ सिखानी पढ़ानी चाहिए,
तो वही ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा और रहना होगा 101% मैं कह रहा हूँ। तो इसमें प्रतिदिन के अनुभव से सम्मिलित होना चाहिए गणित, तो ये ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। गणित को क्या कह रहा है, अध्यापन जो है गणित का प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये नहीं के रेफरेंस में पूछा गया है। मैं दोबारा से इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, और ये आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग या एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए नियम का कठोरता से पालन करना, या फिर है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, या प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तो आपको बताना है इसमें कौन सा एकदम सटीक है। देखिए, गणित का आप टीचिंग कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, उसको प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक संकल्पना है जो विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करें, तो ये संकल्पना होनी चाहिए कि अगर एक मेथड से नई बच्चों को समझा, दूसरा मेथड यूज करें, उसे अलग अलग तरीके से बताएं। फिर है गणित की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, यानी उसकी गलतियों को पता लगाएं और उसका निवारण करें। प्रतिदिन के अनुभव के साथ जोड़ें, यानी उसके रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको गणित को मर्ज करके उसे सिखाएं, इससे वो बेहतर सीख सकेगा। लेकिन यह कह रहा है कठोरता, ये चीज़ आपको कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी या कहीं भी ये चीज़ नहीं कहता है कि नई संकल्पना का परिचय देने के लिए नियम का कठोरता से पालन करें, यानी उसे पनिशमेंट करें। तो पनिशमेंट तो ख़त्म ही कर दिया गया है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका आंसर हमारा जो है दूसरा आंसर होगा, और वही पूछ रहा है नहीं है तो नहीं में यही आंसर है कि जो नहीं है वही चीज़ आंसर है। 9 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रभावशाली योजना नहीं है। ये भी नहीं के रेफरेंस में है, थोड़ा ध्यान से कह रहे हैं गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रभावी योजना नहीं है। जो इसमें प्रभावी योजना है वो तो ठीक है, बाकी जो नहीं है वो हमारा आंसर है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रबद्ध रटने पर और संकल्पना समझ के अंतर किया जा सके। मतलब ये कह रहे हैं ऐसी अभिकल्पना देनी चाहिए जिसमें कि जो रटने वाली और आपकी समझ को डिफरेंट कर सकें। चलिए दूसरा देखते हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, या मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ये आपका जो ऑप्शन है थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है। बाकी देखिए, एक से अधिक हमें अभिकल्पनाएं की दी जानी चाहिए, यंत्रबद्ध रटने और जो उसकी समझ है उसमें डिफरेंस कर पाए कि हाँ ये चीज़ रटने से नहीं सीखी जा सकती या जो भी। और उसके बाद विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क विश्लेषण करके उनकी त्रुटियों को दूर करा जाए, या ऐसे कार्यों की अभिकल्पना करी जाए जिसमें क्या है एक से अधिक स्तर प्राप्त कर मतलब आंसर मिल सके, प्राप्त हो सके। लेकिन मुख्य रूप से समूह संचालित कार्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप में बैठ के या उनको एक इंडिविजुअल उनका टाइम करना चाहिए। किसी भी चीज़ की क्या है तभी पता लग पाएगी आपकी। बच्चा क्या है, आपको बच्चों को ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कौन किस में किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब इंडिविजुअली उनको पता लगेगा कि हम पर्टिकुलर बच्चे पे टारगेट कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पर इसको प्रॉब्लम है, तो उसको हम टारगेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो इसे आप देख के जरूर 1-2 बार रिपीट करें, उसको समझ में आ जाएगा। समझें, रटे नहीं, बस समझें, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा सीटेट में। तो अगर आप इस पे चैनल पर नए आते हैं या आए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रा शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel, and please like, subscribe and share.